बच्चों अभी आपने सेकेंड मंथली टेस्ट दिया है, द्विमासिक परीक्षा का पेपर गणित में हल किया है। अब इसको हम यूट्यूब के माध्यम से इसका हल आपको हम बता रहे हैं, इसमें आप वीडियो में देखेंगे। इस हल को आपको कॉपी में ही पूर्णतः हल करना है और विद्यालय आकर उसको चेक भी कराना है। साथ में आप अपनी नंबरिंग क्या आपने प्राप्त की, क्या आपने अंक प्राप्त किया, वो भी कितने क्वेश्चन आपने सही किया, उसका भी आकलन आपको कर लेना है। बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके पहले क्वेश्चन में दिया है 0 डिवाइडेड बाय 0। ये बताना था आपको ये क्या है इसका सलूशन। तो 0 में 0 का भाग देते हैं तो इसको आप अपरिभाषित ही कहिए। तो इसका जो आंसर होगा अपरिभाषित, इसका जो सेकेंड पार्ट है आंसर, तो आंसर में इसे रखना है आपको सेकेंड पार्ट में। आंसर जो आपका इसका आया सेकेंड पार्ट अपरिभाषित रखिएगा, अपरिभाषित, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 1 और पूरे से मल्टीप्लाइड है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 इंटू 1, और ये मझला कोष्टक है आपका कर्ली ब्रैकेट 1 माइनस 1 और बार कोष्टक लगा हुआ है प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस 0, और ये आपका छोटा ब्रैकेट जो है बंद हो गया, और ये मछला कोष्टक कर्ली ब्रैकेट और प्लस 1 और ये बड़ा कोष्टक का 1/2 है। ये सॉल्व करना है। तो याद रखना है कि पहले आप जो सामान्यतः हल कर सकते हैं उसी को हल करेंगे। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि अगर आप 1 में 1 घटाएंगे तो ये 0 प्राप्त होगा। इसको आप देखते जाइए, छोटा सा प्रश्न है। 1 में 1 घटाएंगे 0 प्राप्त होगा इसी कोष्टक के अंदर, और ये आपका प्लस 1 रहेगा। और यहाँ पर देखिए 1 में 1 घटाएंगे 0 आ जाएगा, 0 प्राप्त होगा। 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, और 0 गुणे 1 करेंगे तो ये पद पूरा 0 हो जाएगा। तो ये बच्चों ये पूरा पद शून्य हो गया। कैसे हुआ? 1 में 1 घटाया 0, 0 में 0 जोड़ा 0 हो जाएगा, और 0 गुणे 1 करेंगे 0 आ गया। अब 0 का भाग 1 में देंगे तो ये जब 0 का भाग 1 में देंगे तो ध्यान रखना है, जब 0 का भाग इतना आपने पूरा 0 निकाल लिया, जब पूरा 0 आ गया 0 का भाग 1 में देंगे तो प्लस अनंत प्राप्त हो गया। अब जो है 1/0 करेंगे तो अनंत प्राप्त होगा, ये ध्यान में रखना है आपको। तो ये अनंत आ गया। जब ये अनंत, ये इतना कोष्टक मझला कोष्टक का जो सलूशन है अनंत प्राप्त हुआ। अब बच्चों याद रखना है, अनंत में हम कुछ भी जोड़ें तो अनंत ही रहेगा। बच्चों याद रखना है, ये पूरा अनंत आया। जो मझले कोष्टक का सलूशन है ये अनंत आ गया। अब 0 प्लस अनंत तो अनंत आया। अनंत में 1 जोड़ देंगे तो अनंत ही रहेगा। जब अनंत रहेगा तो ये पूरा सॉल्यूशन अनंत आ जाएगा। तो यहाँ से इसका जो आपका सॉल्यूशन हुआ 0 प्लस अनंत और प्लस 1, ये आपका इतना हल प्राप्त हुआ, और ये इतना आपका ये हल प्राप्त हुआ है। और 1 गुणे 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 डुअल, और ये 1/2 दिया हुआ है। कुछ याद रखना है कि अनंत में 0 जोड़ेंगे अंत ही रहेगा, और इसके बाद यहाँ से आप अगर गुणा करते हैं तो अनंत और 1 का गुणा करते हैं तो अनंत रहेगा। 1 में यहाँ से आप करेंगे तो ये अनंत आते हुए लास्ट में पूरा फैक्टर आपका
देखिए अब अनंत शब्द आ गया तो अनंत में चाहे जितना जोड़ें, चाहे जितने का गुणा करें और चाहे जितना घटाएं वो अनंत ही आएगा। तो आपको ये ले लेना है कि इसका अनंत हल प्राप्त होगा। तो इसका भी जो आंसर प्राप्त हुआ, जो आप आंसर इसका प्राप्त करेंगे तो ये आंसर आपका आ गया अनंत ही, इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट इसका कौन सा होगा? सेकेंड पार्ट होगा, सेकेंड पार्ट। तो बच्चों याद रखना है इस सॉल्यूशन में बस अब इतना ही है। अब इतना याद रखना है कि यहाँ ये अनंत हो गया, जब अनंत आया तो इसका हल पूरा अनंत आ गया। अब अनंत से चाहे गुणा करें, चाहे जोड़ें, चाहे घटाएं, वो पूरा अनंत पार्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। 3 में दिया है 1/x² - 2 इज इक्वल 1/7। इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीपल करना है, तिर्यक गुणा करना है। जब तिर्यक गुणा आप करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 7 गुणा इधर होगा, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो x² - 2, इसका गुणा आपने 1 में किया तो यही आ गया, और ये 7 गुणा 1 में किया तो बराबर 7 प्राप्त हो गया। 2 को यहाँ ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो जाएगा 7 + 2, तो x² 9 आ गया। तो x = √9। अब इसका स्क्वायर रूट जब आप निकालेंगे तो प्लस माइनस में आंसर आएगा, तो +-3 आंसर आ गया। जो पार्ट आपका सही हुआ, यहाँ भी आपका आंसर सेकेंड पार्ट आ गया, आंसर सेकेंड पार्ट प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 3x² - 4x 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल, के मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल आपको बताया गया है। मूलों का गुणनफल अचर पद, तो अचर पद कुछ नहीं है तो 0 मानेंगे। अचर पद 0 हुआ, बटे x² का गुणांक कितना है? 3, तो 3 का भाग 0 में देंगे, 0 आ गया। तो इसका भी आंसर आपका प्राप्त हुआ। आंसर कौन सा पार्ट? यहाँ भी सेकेंड पार्ट इसका आंसर प्राप्त हो गया। कुछ ये देख रहे हैं कि अगर आप सीधे फार्मूले आपको आते हैं और इनमें तो आपको छोटी कक्षाओं की जानकारी के लिए रख दिया गया था और ये आपने सोल्यूशन किया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक के सोल्यूशन आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 2 आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान हो। क्वेश्चन नंबर 5 आकार कह रहा है 2 आकृतियां जिनके आकार समान हैं, किंतु कह रहा है आकार समान है परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान न हो। आमाप समान नहीं है, उनकी मापें समान नहीं हैं, तो कहलाती हैं समरूप आकृतियां कहलाती हैं। तो इसको आप, इसका भी आंसर सेकेंड पार्ट हो जाएगा। 5 का आंसर सेकेंड, केवल परिभाषा है, आपको कई बार बताया गया है परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। 6 क्वेश्चन देखेंगे। अब 6 क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई इज ए इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है। ये आपके बीच में कई बार आता है, प्रयोग भी आप करते हैं, केवल जानकारी मात्र। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में है एक त्रिभुज की भुजाएं 2, 3, 4 हैं, त्रिभुज संभव है या नहीं है। देखिए भुजाएं हैं 2, 3, 4। अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी है, किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी है तो त्रिभुज संभव है। 2 और 3 को जोड़ेंगे 4 से बड़ी हो जाएगी, बाकी में तो हो ही जाएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 2 + 3 यहाँ आपको दिखा देना है। मीन्स 2 + 3 इज ग्रेटर देन 4 कह सकते हैं। और एक शर्त और भी दिखा सकते हैं, इसमें कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो आपको केवल ये दिख देना है 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, अतः ये आकृति संभव है। केवल आपको दिखा देना है, तो आंसर आपको यहाँ दिखा देना है। 7 में भी आंसर कौन सा आंसर इसमें हो गया? 7 में यहाँ भी आंसर पार्ट आपका सेकेंड पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में लिख देना है हाँ त्रिभुज संभव है, त्रिभुज संभव है, ये लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 8
दो त्रिभुज हैं जिनके दो दो कोण समान हैं। जो ये देखिए दो त्रिभुज लिया गया, दो त्रिभुज हैं, दो दो कोण समान है। जैसे ये त्रिभुज का ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण, दो कोण बराबर हैं। तो आप जानते हैं कि ए की समरूपता के नियम से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहाँ पर समरूप त्रिभुज आपको आंसर में दिखा देना है। आंसर जो होगा सेकेंड पार्ट, और समरूप त्रिभुज दिखाना है। समरूप है दोनों त्रिभुज, ए के समरूपता के आधार पर दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, ये आपको बताया भी गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, दो त्रिभुज दिए गए हैं, दो समरूप त्रिभुज दिए गए हैं जिनके एरिया दिया गया है, जिनका क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल दिए गए 36 और 81, 36 और 81 दिए गए हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 है और एक का 81 है। तो उनकी भुजाओं का अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो हमें बताया गया है, आपको पहले भी बता चुके हैं, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। क्यों परिभाषा का यूज करना है? तो क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसको आप 6 का वर्ग और इसको 9 का वर्ग लिख सकते हैं। भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये आ गया आपका 6:9। यहाँ पर ये प्रयोग में आ गया और आंसर इज फर्स्ट हो गया, आंसर इज फर्स्ट प्राप्त हो गया। इस प्रकार आप ये देखेंगे कि इसका आंसर फर्स्ट हो गया। और क्वेश्चन नंबर जो 10वां दिया गया है, 10वें क्वेश्चन को आप देखेंगे क्या कह रहा है। दिए हुए रैखिक समीकरणों के युग्म दिए गए हैं, निरूपित करता है। क्या निरूपित करता है ये देखना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिए गए त्रिभुज हैं और उनके जो इक्वेशंस दी गई हैं उनके आधार पर आपको बताना है। जो इक्वेशंस हैं उस पर बताएंगे कि रैखिक समीकरण युग्म क्या निरूपित करता है। पहला समीकरण है क्वेश्चन नंबर 10 में 9x + 3y + 12 = 0। और जो सेकेंड इक्वेशन है 18x + 6y + 24 = 0। अब ये निरूपित करते हैं, क्या निरूपित ध्यान देना है। तो यहाँ ध्यान देंगे, ये 9x है तो हम देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में 3 कॉमन है, तो अर्थात 3 का भाग दिया जा सकता है। 3 का कॉमन है, 3 का भाग पूरे में हम दे सकते हैं। तो 3 का भाग देंगे तो 3x + 3 का भाग देंगे y, 3 का भाग देंगे 4 = 0। यहाँ भी देखिए इसमें 6 कॉमन है, 6 का अगर हम भाग दें तो ये आ जाएगा 6 × 3 = 18। 6 का भाग देंगे केवल y बचा, + 6 × 4 = 24 = 0। अब बच्चों देखिए इस इक्वेशन में क्या कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, अतः दोनों एक ही रेखाएं हैं। दोनों एक रेखा आपकी ये है और दूसरी भी रेखा छोटी बड़ी हो सकती है। जैसे हमने ये इस रेखा का नाम ए बी रख दिया और एक दूसरी रेखा दिया जो इसी के ऊपर से होकर जा रही है और इस रेखा का नाम हमने सी डी रख दिया। अर्थात दोनों एक ही रेखाएं हैं, दोनों संपाती हैं। तो आंसर में क्या लिखेंगे? संपाती। आंसर आपका क्या है? संपाती है। दोनों रेखाएं कॉलोनियर हैं, संपाती हैं। आंसर इसका फर्स्ट आपका आया, संपाती। दोनों रेखाएं संपाती हैं, ये संपाती निरूपित करती हैं। तो ये आंसर फर्स्ट यहाँ भी हो गया और 9 में भी फर्स्ट हो गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11वां दिया हुआ है। 11वें पार्ट को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है x² / 9 = 4। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x² 9 × 4 करेंगे तो ये गुणा कर दिया, 36 प्राप्त हो गया। और x √ 36 प्राप्त हुआ। तो जब स्क्वायर रूट आप निकालते हैं तो प्लस माइनस लगा देते हैं, तो +-6 ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है।
इक्वेशन दिया गया है उसे आप प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो अब इक्वेशन आपको लेना है, प्रतिस्थापन विधि आप जानते हैं कि x व y का मान निकाल करके दूसरे में उसमें पुट अप कर देते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू, पहला समीकरण दिया है, इससे आपने x बराबर x की वैल्यू फाइंड कर लिया क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से आप करना है। y राइट में ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा तो x इज इक्वल वाई प्लस 2 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन दिया है 4x प्लस 7y इज इक्वल 30 दिया है, तो यहाँ से x की वैल्यू आप पुट अप कर देते हैं तो 4y प्लस 2 प्लस 7y इज इक्वल 30, 4 से मल्टीप्लाइड कर देंगे 4y प्लस से 4 गुना अंदर करना है प्लस 7y इक्वल टू 30 आपको ये प्राप्त हो गया। y वाले पर जोड़ देना है, 7 4 11 y, 8 को पक्षांतर कर दीजिए, 30 माइनस 8 तो 11 y बराबर 22, तो y बराबर 11 बटे में पहुंच जाएगा, 22 बटे 11 बराबर 2। y का मान यहाँ रख देते हैं तो x का मान आ जाएगा, इसलिए x बराबर y प्लस 2 है तो y का मान 2 आया है प्लस 2 बराबर 4 प्राप्त हो गया। तो यहाँ जो आंसर प्राप्त हुआ x बराबर 4 y बराबर 2, ये आपका सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13, 148 बटे 185। तो बच्चों इसको आप लिख सकते हैं 148 को 2 गुणे 2 गुणे 37, ये बनेगा, और इसको आप लिख सकते हैं 5 गुणे 37, 5 गुणे 37 ये लिख सकते हैं। तो बच्चों ये 37 आपका डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 2 गुणे 2 4 बटे 5, ये सरलता रूप हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ऐसी आकृतियां उदाहरण देना है जो समरूप ना हो। देखें कि एक वर्ग लेते हैं, एक वर्ग ले लिया और एक त्रिभुज ले लिया, ये समरूप नहीं है, समरूप नहीं। इसी प्रकार एक हम लेते हैं वृत्त ले लिया गया और एक समांतर चतुर्भुज ले लिया गया, ये भी दोनों समरूप नहीं है। तो ये देखेंगे कि वृत्त और ये इस प्रकार की आकृतियां समरूप नहीं होंगी। तो क्वेश्चन नंबर के उदाहरण आपको देना था। और क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है, CPCT, इसको परिभाषित करना है। तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अर्थात जो है सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, ये समान होती हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है। CPCT हम लोग इसका यूज ज़्यादातर करते हैं 60 में पढ़ने के लिए। अकॉर्डिंग टू CPCT इतना कह देते हैं, क्या है, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती हैं, इसका आप यूज करते रहे हैं। इस प्रकार आपने ये सॉल्यूशन कर लिया। बच्चों वीडियो को आप देखिए और इसका सॉल्यूशन कॉपी में करना है, चेक भी करवाना है, और अपने जो आपने किया सॉल्यूशन किया है, आपने कितने नंबर प्राप्त किया इसको भी देख के रखना है। कॉपी में भी चेक करके आपके नंबर दिए जाएंगे, फिर भी आपको देखना है कि हमने कितने सही क्वेश्चन हल किए हैं। तो इस प्रकार आपको इसे करना है। वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब इसे अगले वीडियो में जब हम बताएंगे तो आपके अंकों को भी दोहराया जाएगा, किसी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो आप भी चेक कर लेंगे। आगे हम चर्चा इसकी करते रहेंगे।